हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड मंच में। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, ये चैनल अभी उन शासकीय सेवारत शिक्षकों के लिए समर्पित है जिन्हें प्राइमरी टीचर्स और माध्यमिक शिक्षक यानी प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक को परीक्षा देना है। उसके लिए ये आपके लिए बनाया गया है ये यूट्यूब चैनल, और जिससे हम खुद सीख सकें और आपकी भी मदद कर सकें। आज मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षक का क्या सिलेबस रहेगा। माध्यमिक शिक्षक को जो एग्ज़ाम देने हैं उनका सिलेबस किस हिसाब से डिजाइन किया गया है, आज हम केवल सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, चूँकि आज 15 अगस्त है तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे सभी देशवासियों को, हमारे सभी देशवासियों को, छात्र छात्राओं को, गुरुओं को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए शुरू करते हैं। ये सामने पीडीएफ है, इसमें माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट सिलेबस दिया हुआ है ना। माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब सिलेबस के डिस्क्रिप्शन में मैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए इंग्लिश विषय आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। बाकी विषयों के लिए जो 30 नंबर का जो अलग से विषय आएगा उसके लिए भी शॉर्ट्स वीडियोस और उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बता दूंगा मैं। बाकी मुख्य रूप से ये मैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए इंग्लिश विषय के लिए आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि समय कम है। सरकार ने जो टाइम टेबल डिसाइड किया है, जो अब हमारे मध्य प्रदेश का जो पीवी है, कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, उन्होंने जो टाइम दिया है वो सितंबर अक्टूबर के करीब दिया है एग्ज़ाम के लिए, है ना, इसी साल। तो समय भी कम है हमारे पास, तो उस हिसाब से मैं इस वीडियो में इंग्लिश विषय को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है माध्यमिक शिक्षक के रूप में, एमएस के रूप में, माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो भी आपका माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपका जो मार्किंग सिस्टम है वो 120 मार्क्स है, यानी 120 नंबर का आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अंग्रेजी की चर्चा करते हैं। अंग्रेजी में देखिए पूरे 120 नंबर अंग्रेजी के हैं, ठीक है। उसमें फिर टॉपिक्स दिए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 पैसेज फैक्चुअल लिटरली डिस्कर्सिव ऑफ 200 वर्ड्स, 200 शब्दों के 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आपको दिए जाएंगे 200 शब्दों के 2 पैसेज। ये पैसेज फैक्चुअल भी हो सकते हैं, फैक्चुअल यानी फैक्ट पर आधारित, लिटरेरी भी हो सकते हैं, इन साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, डिस्कर्सिव भी हो सकते हैं, वाद विवाद संवाद डिस्कशन वाले वो भी हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका शॉर्ट आंसर हो। ए पोएम ऑफ 50 लाइन, ठीक है। 2 पैसेज के बाद एक पोएम आपसे पूछी जाएगी तकरीबन 15 लाइन की, तकरीबन 15 लाइन की आपसे पोएम पूछी जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच लिटरेरी पार्ट है, लिटरेचर का पार्ट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूछा जाएगा। पोएम, जैसे पोएम आपको दे दी, पोएम में फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका लिटरेरी हिस्सा पूछेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ना, मेटाफर है या आपका सिमिली है, आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो पूछा जाएगा। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के प्रकार, इंटरप्रेट टेबुलर डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन, टेबुलर टेबल की इंफॉर्मेशन, डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन, और उनको इंटरप्रेट करना, उसके बारे में बताना, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाएगा। 2 पैसेज एक पोइम आपको दी जाएगी। पैसेज होंगे तकरीबन 200 शब्द के और पोइम होगी 15 लाइन की, ठीक है। ऐसा सिलेबस में आपके में लिखा हुआ है। फिर वोकेबुलरी, शब्दकोश, शब्दकोश में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे जाएंगे आपको, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अपोजिट्स विपरीत, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची समानार्थक, फ्रेजेस वाक्यांश, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स लोकोक्ति और कहावतें, ठीक है, मुहावरे, वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा। जैसे वर्ड बनाते हैं, जैसे कि वर्ब से हम नाउन बना देते हैं, है ना, 10th क्लास के सिलेबस में है कि वर्ब से कैसे नाउन बनाना है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे, इसके भी हम वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों ले आएंगे, और जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं वो भी लाएंगे, और जो मुझे लग रहा है सेवारत शिक्षकों के लिए जरूरी है जो पूछे जाएंगे वो भी हम इसको जरूर कवर करें, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रामर,
ठीक है। फंक्शनल ग्रामर जो इंग्लिश में एज ए टीचर हम स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं वो, जैसे कि टेंसेस, काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स में सम, एनी, जो निर्धारित करने वाले होते हैं वो, आर्टिकल्स, ए एंड द, डिटरमाइनर्स में ईच, एवरी, ये सब काफ़ी और डिटरमाइनर्स होते हैं तो हम डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे। वॉइसेस, वॉइसेस यानी वाच्य हिंदी में कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, प्रीपोजिशन, टू, ऑन, ओवर, अप टू, क्लॉजेज, क्लॉजेज बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत हटके टॉपिक है। क्लॉजेज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे 10th क्लास के सिलेबस में 9th क्लास के रिलेटिव क्लॉज आते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज तक हम जरूर कवर करेंगे, है ना। डेफिनेट, नॉन डेफिनेट, है ना। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना। जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए टेंसेस हमको अच्छे से आएंगे तो हम उसको आसानी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आती है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 40 to 50 वर्ड्स ऑफ इवेंट और इंसिडेंट, कोई घटना है ना, कोई इंसिडेंट है, 40 से 50 शब्दों में डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट, प्रोसेस, पोस्टर, नोटिस, ये जो हमारा सिलेबस है, नोटिस सिलेबस में आता है हमारे हाई स्कूल लेवल तक। पोस्टर आपका 10th में सिलेबस में नहीं है लेकिन बुक में पोस्टर बनाना दिया गया है 10th में, लेकिन 11th 12th में पोस्टर आता है। रिपोर्ट क्या है, ऐसे, निबंध, लेटर्स, बिजनेस के लेटर्स कैसे, ऑफिशियल से लेटर कैसे होते हैं, एडिटर जो अखबारों में छपते हैं, एडिटोरियल, पर्सनल जॉब एप्लीकेशन, आपकी जो पर्सनल जॉब एप्लीकेशन है वो कैसी होती है। यानी राइटिंग की जो फॉर्मेट है जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए बिजनेस के रूप में कर्मचारियों के द्वारा ऑफिसेज में, वो सारा हमको पता होना चाहिए कि सैल्यूटेशन कहाँ होता है ना। स्टार्टिंग किससे करते हैं, एंड किससे करते हैं। जैसे एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, है ना। और एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, डेट कहाँ लिखी जाती है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं इसमें। और चूँकि ओटी में आएगा तो ओटी के रूप में ही पूछेंगे आपसे कि ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल की जाती है या सैल्यूटेशन क्या होती है, इस तरीके से। राइटिंग, यहाँ तक का ये पार्ट हो गया, राइटिंग का पार्ट यहाँ तक का ये पार्ट हो गया। इस पार्ट के बाद आ गया आपका पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट का शिक्षा शास्त्र। यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है ना, कैसे पढ़ाया जाए, उसके नियम क्या होते हैं और किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे बच्चा ज़्यादा ग्रैप्स करे। तो उसके नियम है, शिक्षा शास्त्र है, उसको पढ़ना है। उसमें क्या क्या है, लर्निंग एंड एक्विजिशन, सीखना, ठीक है, अधिगम, नीड, आवश्यकता, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर, गुड टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो आना चाहिए। मेथड्स, मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाते हैं या डायरेक्ट लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाते हैं, ये सब। ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर की ट्रांसलेशन, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, जैसे मैंने बताया था। मेथड्स, मेथड्स क्या है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन के माध्यम से या डायरेक्ट या बाइलिंगुअल या कम्युनिकेटिव, बातचीत के द्वारा। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के माध्यम से, सूत्र के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, स्ट्रक्चर्स इंटीग्रेटेड। LSRW स्किल्स, LSRW स्किल्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये चारों स्किल्स। रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज लर्निंग में। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, पढ़ाते समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनका निस्तारण कैसे करेंगे, निवारण कैसे करते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीटेशन, आप जो भी प्लानिंग करते हैं, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट उसको कैसे करते हैं, है ना। प्रोज, ग्रामर, कंपोजिशन, पोइट्री, ये सब आपको पढ़ाना कैसे आना चाहिए, यानी कैसे पढ़ाना चाहिए शिक्षा शास्त्र के पेडागॉजी के अनुसार। एवेल्यूशन यानी मूल्यांकन, अब मूल्यांकन क्या क्या होता है, सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवेल्यूशन, ठीक। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग होती है जो बच्चे कमज़ोर है तो उनको पुनः अपन पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाते हैं, है ना, या जिनके एग्जाम में मार्क्स कम आए उनको रिमेडियल टीचिंग देते हैं, ठीक। टीचिंग मटेरियल, है ना, टीचिंग मटेरियल्स आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टीचिंग लर्निंग एड्स भी बोलते हैं, जैसे चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, जो हम मॉडल बना के लाते हैं। जैसे मान लो हमको ज्वालामुखी पढ़ाना है तो ज्वालामुखी का मॉडल बना के ले आए,
है ना, बच्चों को समझाने के लिए तरीके से। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स का। सीडी, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम सीडी डीवीडी इनका इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और अन्य विभिन्न टीएलएम्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा 120 मार्क्स का है। इतनी सारी चीज़ हमको कवर करनी है। तो बड़ा स्पष्ट आपका सिलेबस है। इस स्पष्ट सिलेबस को अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे और फिर इसकी ओटी लगा लेंगे, तो जाहिर है आपके बहुत अच्छे मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे, और ये हम निश्चित समय रहते हुए करेंगे। ठीक, अब ये इंग्लिश का 120 मार्क्स हो गया। ऐसे ही सारे विषयों का है। उन सारे विषयों पर ना जा करके मैं सीधा आता हूँ कि 120 के बाद जो +30 बचा है आपका, +30, 150 नंबर का पूरा पेपर है। 120 आपका सब्जेक्ट और 30 में क्या क्या आएगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी विषय वालों का 120 मार्क्स हिंदी का है, हिंदी वाले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृत के लिए ये है सिलेबस, उर्दू के लिए ये है सिलेबस, मैथमेटिक्स के लिए ये है सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइंस वालों के लिए ये है सिलेबस, और ये फिर सोशल स्टडीज़ का ये सिलेबस है, सोशल स्टडीज़ पूरा। ठीक, फिर हिंदी लैंग्वेज। हाँ, अब आ गए हम उस पार्ट पे जो आपके सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ 30 नंबर है जो पूछा जाना है, हिंदी लैंग्वेज। ये जो टॉपिक्स हैं वो हर विषय, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, जो भी विषय आपका हो, उस विषय के 120 मार्क्स के अलावा जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं, जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं, उस मार्क्स का सिलेबस क्या है ना। तो आपका टोटल एग्ज़ाम कितने का हो जाएगा, 120 + 30, 150 का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब ये 30 मार्क्स में क्या क्या है, जैसे 8 मार्क्स की आपकी हिंदी, ठीक है, 5 मार्क्स की 5 मार्क्स की 5 अंकों की आपकी अंग्रेजी है। भले ही आपकी अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ये फिर भी पूछा जाएगा। 7 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, समसामयिक घटनाक्रम, यानी करंट में क्या चल रहा है अभी। तार्किक और आंकिक योग्यता भी इसमें शामिल है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम और तार्किक आंकिक योग्यता भी इसमें शामिल है 7 नंबर की। और फिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी शामिल है, ये आपका 10 नंबर का है। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का, इसको भी बिल्कुल आराम से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ये ली सबसे पहले हिंदी। हिंदी में 8 नंबर की हिंदी में क्या आएगी, जो सबके लिए आएगी, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सबके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, अपठित गद्यांश। ठीक है, एक आपसे अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, और एक आपसे अपठित पद्यांश पूछा जाएगा, यानी ऐसा गद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा, और या ऐसा पद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा। तो नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि, इनमें से किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। साहित्यिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी होता है, सामाजिक समरसता पर आधारित भी हो सकता है, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित भी हो सकता है, यानी अभी जो घटनाएं हुई है। इनसे प्रश्न क्या क्या पूछेंगे, आपकी समझ, प्रश्न से ये पूछेंगे आपकी समझ, व्याख्या, व्याकरण यानी ग्रामर, मौखिक योग्यता। ठीक है, आपकी क्या, यानी इसमें जो बेसिक्स आपकी जो हिंदी है, बेसिक हिंदी है, वो पूछी जाएगी। मीनिंग पूछ लेंगे, यानी वर्तनी सही है या नहीं, इसका अर्थ क्या है। व्याकरण में ही आपकी समझ पूछ लेंगे, यानी आपको पूरा जो दिया हुआ है पद्यांश या गद्यांश, उस गद्यांश किस बारे में है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे। अपठित पद्यांश में क्या है, पद पर आधारित प्रश्न, समझ यानी आपको पद समझा क्या, पद में क्या दिया गया है उसके बारे में प्रश्न पूछने की, बात किसके बारे में हो रही है ना। कोई भी टॉपिक उससे जो रिलेटेड है वो आपसे पूछेंगे। व्याख्या, उसकी आप व्याख्या कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उससे संबंधित पूछ लेंगे। ग्रामर है ना, व्याकरण, हिंदी की व्याकरण ग्रामर पूछ लेंगे। पद्य की, मौखिक योग्यता, ठीक है, मौखिक योग्यता, मौखिक योग्यता में भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हिंदी है आपकी 8 नंबर की। अब आते हैं अंग्रेजी भाषा, जो मात्र 5 नंबर की है ना। रीडिंग कॉम्प्रेशन, 2 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 2 शॉर्ट पैसेज दिए जाएंगे, अब बड़े वाले नहीं, छोटे पैसेज दिए जाएंगे 2, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस पैसेज से रिलेटेड। वॉकेब में क्या पूछा जाएगा, वॉकेब देखो लेवल 10, 10वीं तक की लेवल का वॉकेब है, 10th क्लास तक की। ठीक है, 10th क्लास के लेवल तक की ही आपकी ग्रामर है, यानी कि जो हमको कंप्लीट करना है वो 10th क्लास तक
जो ग्रामर जो पूछा जाना है वो तो हमको अच्छे से पढ़ना है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछे जाएंगे। अपोजिट्स मैंने पहले ही बताया था, विपरीत, पर्यायवाची, फ्रेजेस, इडियम्स और प्रोवर्ब्स। ग्रामर में आर्टिकल, मॉडल, डिटरमाइंस, नाउन, प्रोनाउन। हाँ, नाउन प्रोनाउन इसमें दिए हुए हैं तो हमको नाउन प्रोनाउन अच्छे से पढ़ने हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़नी है। नैरेशन पढ़ना है, प्रपोजिशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइसेस। जो वहाँ था वो यहाँ है, वहाँ लेवल बड़ा होगा, यहाँ लेवल 10 तक का लेवल होगा। वहाँ भी लेवल बड़ा होगा, लेकिन बड़े का मतलब ये नहीं है कि बहुत अलग लेवल पे चले जाएंगे, नहीं, बेस ज़्यादा से ज़्यादा डीप पूछा जाएगा। डीप नॉलेज के लिए हमको ओटी ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है उसको, ठीक है। समसामयिक का सिलेबस क्या है, ये 7 नंबर का है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, समसामयिक मामले, अभी करंट में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि ये 7 नंबर का है। 7 नंबर रीजनिंग भी आएगी, तो जीएस में हमको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है, क्योंकि 7 नंबर में से 3 नंबर का लगभग तो जीएस आ जाएगा, 4 नंबर का ये आएगा, और 4 नंबर के हिसाब से सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि करंट की चीज़ें पढ़ लें। करंट में इतिहास से संबंधित चीज़ें भी आ जाती हैं, करंट में भूगोल भी आ जाता है, करंट में आपके आंदोलन भी आ जाते हैं, करंट में आपका संविधान भी आ जाता है। करंट में जो चल रहा है बस वो पढ़ लें, पिछले 6 महीने का पर्याप्त है। बाकी इतना बड़ा सिलेबस देख के घबराने की जरूरत नहीं है, खेल कूद वगैरह सब करंट में आ जाएगा। आप तो बस करंट पे ध्यान दीजिए, करंट पढ़ लीजिए, उसमें आपका ये सब समाहित हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है बस, ठीक है। इसको जरूर देखते रहना, उसके लिए अखबार पढ़ते रहना, डेली अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। फिर तार्किक योग्यता, रीजनिंग में सामान्य, मानसिक, विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तार्किक रीजनिंग। यानी कि रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों आपको करना है। वर्बल यानी शाब्दिक, और नॉन वर्बल यानी जो तर्क के आधार पर सीधे आपको देख के करना है। संबंध, पदानुक्रम यानी संबंध पर आएंगे प्रश्न, रिलेशनशिप, पदानुक्रम, एनालॉजी, ठीक है। दावा, सत्य कथन, कौन सत्य कह रहा है, ए सत्य है कि बी सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों गलत है। कोडिंग, डिकोडिंग, ABCD में जो आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। स्थिति जन्य तर्क, स्थिति के आधार पर फैसला लेना। श्रृंखला और पैटर्न, मैथ में रहता है श्रृंखला, सीरीज, और पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे 2, 4, 6, तो आगे क्या आएगा 8, शब्दों व वर्णों सहित, ठीक है, शब्दों और वर्ण के साथ। तो ये आपको, ये तो हो गया आपकी तार्किक योग्यता, रीजनिंग। अब इसमें ही आंकिक योग्यता है, ठीक है। तो आंकिक, मुझे लगता है 2 प्रश्न तार्किक के आ सकते हैं, 2 प्रश्न आंकिक के, और 3 प्रश्न करंट के आएंगे। आंकिक योग्यता में क्या है, 2 एवं 3 आयामी व्यय आरेख, संख्या पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं का मूलभूत ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान, मूलभूत ज्ञान, बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए, मूलभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। उनके संबंध, अंक गणितीय अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, दिशा ज्ञान, विश्लेषण, दिशा ज्ञान होना चाहिए, दिशा से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, जैसे चार्ट दिया है, चार्ट को पढ़ के आप समझ पाते हैं क्या किसमें क्या दिया है, इस साल इतनी ग्रोथ हुई है, इस साल इतनी हुई है, वो चार्ट बनाए रहते हैं अपने ग्राफ के रूप में, वो आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं, तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तार्किक और आंकिक योग्यता। अब आते हैं अपन बाल विकास पे। बाल विकास जो कि आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो बाल विकास में, बाल विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध, अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग से संबंध, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, ये बाल विकास की अवधारणा है। तो बेसिक्स है, इसको हम लेंगे क्योंकि ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, तो जो उसका बेसिक हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे। बालक की मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार, व्यवहार संबंधी समस्याएं जो है उसको कैसे हल करना है वो। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम का बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है, और इसके बारे में किसने क्या क्या थ्योरी दी है वो पढ़ना है। सामाजिकरण, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, इन सब का भी बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन मिला करके समाज का जो निर्माण होता है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में ही पढ़ना है, जैसे जीन पियाजे,
पावलव, कोहरल, थॉर्नडाइक, इनकी रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, यानी इन्होंने क्या रचना, क्या लिखा है, इनकी रचनाएं पता होनी चाहिए, इनकी किताब का नाम और आलोचनात्मक स्वरूप पता होना चाहिए। फिर शिक्षा की अवधारणा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020, तो उस हिसाब से भी बुद्धि के बारे में, बुद्धि की संरचना, आलोचनात्मक स्वरूप, मापन, बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि बहुआयामी होती है, एक साथ कई काम कर सकती है, कई प्रकार की चीज़ें स्टोर रख पाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। बुद्धि से संबंधित प्रश्न हम ज़्यादा करेंगे। जो ये सिलेबस दिया हुआ है ये भी बड़ा है, लेकिन इसकी ओटी हम ज़्यादा करेंगे। सिलेबस बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर ओटी पे फोकस करेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार, उसका मापन, भाषा एवं विचार, भाषा विचार का संबंध क्या होता है, जेंडर, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। जेंडर को भी समझना पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर के बाद आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अधिगमकर्ताओं में भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित। ठीक है, आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन में अंतर, ताला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप एवं प्रथाएं, CCL, कंटिन्यूशन कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन, CC आपको जरूर आना चाहिए, ये यहाँ भी है वहाँ भी है, तो इस पर जरूर हमको पकड़ बनानी है। अब अधिगम और शिक्षण शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, सफलता के क्या कारण है, शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या है, अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सामाजिक संदर्भ, ये सब आप पढ़ लीजिए। अवधान और रुचि, है ना, विप्रेरणा, अधिगम, व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारक, शिक्षा अवधारणा विशेष, निदानात्मक बाल अपराध कारण और प्रकार, ये अधिगम शिक्षा शास्त्र है। जो मेन टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित मैं आपके लिए ओटी जरूर लेके आऊँगा, ओटी आपको जरूर बताऊँगा इनकी, और इनका जो बेसिक्स है वो भी आपको पढ़ाऊँगा। इसकी एक महत्वपूर्ण किताब है PD पाठक, बहुत फेमस है, PD पाठक की किताब का भी रेफरेंस आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 150 मार्क्स का है, यानी कि 150 अंकों का आपका पेपर आएगा माध्यमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे से हम इसकी क्लास लेंगे। इस चैनल पर प्राइमरी शिक्षकों के लिए भी और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी क्लास आएगी। माध्यमिक शिक्षकों के लिए इंग्लिश में केवल इंग्लिश सब्जेक्ट, और बाकी जो नीचे जो टॉपिक दिए 30 नंबर के उनसे संबंधित, और प्राइमरी टीचर्स के लिए मैं पर्यावरण अध्ययन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इनको मुख्य रूप से कवर करूँगा, और बाकी अगर आवश्यकता होगी तो बाकी विषयों की भी वीडियो बना दूँगा। जैसे जैसे आएगा आपको रोज़ वीडियो मिलती जाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ये निश्चित है कि आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।